जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं। और आप सभी की तैयारी पढ़ाई एकदम अच्छी, बढ़िया और शानदार वाली चली हुई है। बताओ भाई, कैसन हाल चाल बा? कैसन तैयारी चलो बा? सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। और आप सभी AWO TPO की सेंसिटिविटी को बड़े अच्छे से समझते होंगे और बढ़िया तरह से ध्यान दे रहे होंगे अपने सारी पढ़ाई के तौर तरीकों पर, चाहे वो कंसेप्ट को बहुत बारीकी से पढ़ना हो, हर एक कंसेप्चुअल डेटा को बड़े अच्छे से याद रखना है। ऐसा नहीं है कि देखो हमें बहुत कोशिश करनी है कि इधर से भी स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लिया, इधर से भी इकट्ठा कर लिया, इधर से भी इकट्ठा कर लिया, नहीं। क्लासेस देन प्रैक्टिस सेट, जिसकी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा इस वीक, मैंने आपसे कहा है, दैट आर सफिशिएंट। अभी आप देखोगे ना कि थ्योरी ही बहुत सारी हो जाएगी और उसके अलावा फिर उसके क्वेश्चंस। तो अगर हम फिजिक्स के नज़रिए से देखें कि मान लीजिए फिजिक्स के 15 क्वेश्चंस आने हैं, तो जितनी हम थ्योरी पढ़ेंगे वो थ्योरी प्लस जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो बिल्कुल सफिशिएंट होंगे। यानी कि 15 क्वेश्चंस के लिए इतना सारा डेटा बहुत है। अब डेटा की चिंता ही नहीं करनी है, बात है आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको याद कैसे करूं। आप देखोगे ना बहुत सारे क्वेश्चंस में छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो आपको याद रखनी होंगी, तभी क्वेश्चंस बनेंगे, तो उनको हमें बड़े बारीकी से ध्यान रखना होगा। चलिए भैया, शुरू कर दिया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉम्बो भाई बिल्कुल आपको पढ़ना चाहिए, इस बैच से भी पढ़ना चाहिए। विपिन भाई गुड इवनिंग, सौरभ फोगाट भाई राम राम, मुकुल शर्मा भाई जय हिंद, ललित भाई राम राम, और अखिल कुमार भाई केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की क्लास नहीं हो रही है क्या? क्या बात है, बताओ। आज होगी? ठीक है, तो मैम की तबीयत सही नहीं थी, उन्होंने बताया है, और आज उनकी क्लास होगी। ठीक है, चलो शुरू करें। देखो भाई, 8 की क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में नहीं है, तो 8 की क्लास हुई है क्या, देखना एक बार। कब से कब तक क्लास नहीं हुई ये इनको बता दो बच्चों को। देखो दोस्त, रिश भाऊ पेन किधर गया है? देखो, कल तक हमने प्रेशर के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था, और अभी तक हमने जो भी चीज़ें देखी, आपने अगर फील किया हो तो वो सारी चीज़ें स्टैटिक फ्लूइड के लिए थी, यानी कि स्थैतिक द्रव के लिए थी। मतलब कि वो सारी चीज़ें तब लागू थी कि जब द्रव रुका हुआ है। अभी तक भी मैंने कहीं भी द्रव के बहने की बात की ही नहीं। अगर मैं प्रेशर की बात कर रहा हूँ तो मैंने एग्जाम्पल लिया कि बॉटल में पानी भरा हुआ है, ये भी रुका हुआ है। अगर मैंने पढ़ा कि बायोंसी फोर्स क्या होता है, तो वो भी रुके हुए पानी पर ही लगता है, बहते हुए पानी पर हमने नहीं पढ़ा। पढ़ भी सकते हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ। अब हमें ये पढ़ना है कि अगर लिक्विड बहना शुरू कर देता है, ऐसा नहीं है कि उस पर बायोंसी फोर्स नहीं लगेगा, बट बहते हुए लिक्विड के साथ बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं, और वो सारी चीज़ें आज हमें मेजरली फोकस करनी है। यानी कि देखो, अगर मैं देखूँ ना, जो आपका ये चैप्टर है ना प्रेशर वाला, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, फ्लूइड एट रेस्ट और फ्लूइड एट मोशन। यानी कि एक बार द्रव गति में है और एक बार द्रव जो है वो चलने की अवस्था में है। सॉरी, एक बार रुकी हुई अवस्था में, एक बार गति में है। तो हमने रुकी हुई अवस्था को पढ़ लिया है और गति की अवस्था अब हम पढ़ रहे हैं, बस बात इतनी सी है। तो देखो, पहली चीज है कि तरल गतिकी का क्या मतलब होता है। अब एनसीईआरटी का फैक्ट है, तो तरल गतिकी का मतलब क्या होता है कि गतिशील तरलों का अध्ययन तरल गतिकी कहलाता है। हालांकि इससे तो कोई सवाल नहीं बनेगा कि गतिशील, अगर तरल गतिशील है तो उसको गतिशील तरल कहा जाएगा, ये सवाल नहीं बनेगा, लेकिन ये जरूर बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो ऑफ द लिक्विड, द्रवों का प्रवाह। इसमें पूछेगा कि बताइए आइडियल लिक्विड किसे आप कहोगे, आप आदर्श द्रव किसे कहोगे। देखो, आदर्श की क्या परिभाषा है। अगर आप मुझसे पूछो एक आदर्श इंसान कौन होता है, तो जरूरी नहीं है कि जिसका नाम आदर्श हो वही आदर्श हो सकता है आदर्श इंसान सबसे ज्यादा बेकार हो। आदर्श की परिभाषा क्या होती है, आइडियल की परिभाषा क्या होती है। अगर हम इंसानों में बात करें तो हम एक ऐसे इंसान को आदर्श कहेंगे भाई जिसके अंदर कोई अवगुण ना हो, कुछ बुरे गुण ना हो, भाई वो चोरी ना करता हो, झूठ ना बोलता हो, किसी के साथ बुरा ना करता हो। ये सारी चीज़ों वाला इंसान जो है वो एक आदर्श इंसान होगा। लेकिन एक लिक्विड से क्या उम्मीदें हैं मेरी, मतलब ये है ना कि जो मेरी उम्मीदों पर खरा उतरे, अच्छी उम्मीदों पर खरा उतरे, उसको हम कहते हैं आदर्श, यानी कि आइडियल। तो लिक्विड में क्या मतलब है आदर्श का, देखिए, लिक्विड में मतलब है आदर्श का कि उसकी संपीड्यता यानी कि कंप्रेसिबिलिटी जीरो होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। अब कंप्रेसिबिलिटी हम सभी जानते हैं, यानी कि वो कंप्रेस हो नहीं होना चाहिए। शून्य संपीड्यता का मतलब है, देखो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि वो दब जाए, बट मैं कह रहा हूं कितना दबे, जीरो। जीरो का मतलब वो दबे ना। तो शून्य संपीड्यता का मतलब मैं ये चाह रहा हूं कि लिक्विड कैसा होना चाहिए,
लिक्विड होना चाहिए असंपीड्य, यानी कि इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड कैसा होना चाहिए? इनकम्प्रेसिबल, कि उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी हो ही ना। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है दूसरी चीज, विस्कोसिटी कैसी मैं चाहता हूं? उसकी जीरो। अब ये विस्कोसिटी क्या बवाल है, पहले विस्कोसिटी को समझ लो, फिर तुम्हें ये भी समझ। देखो मोटा मोटी ये समझ लेते हैं कि विस्कोसिटी का मतलब होता है चिपचिपाहट। जैसे अगर पानी और शहद में मैं आपसे पूछूं भाई कौन ज़्यादा चिपचिपा है, तो आप कहोगे यार भैया शहद जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा चिपचिपा है, और पानी तो चिपचिपा है ही नहीं, हालांकि हल्का फुल्का चिपचिपा है, ये कह सकते हो शहद की तुलना में। तो विस्कोसिटी का मतलब होता है कि किसी भी लिक्विड की चिपचिपाहट कितनी ज़्यादा है, किसी लिक्विड की स्टिकनेस कितनी ज़्यादा है। अगर हम और साइंस की लैंग्वेज में विस्कोसिटी को डिफाइन करें, तो देखो अगर मान लो मेरे पास ये एक प्लेट है, ये मेरे पास एक लोहे की प्लेट मैंने यहाँ रखी, किसी की भी उठा लो, लोहे की, स्टील की, किसी, और उस पर ना मैंने बहुत सारा शहद डाल दिया, या ज़मीन पर जब मैं शहद डाल देता हूँ तो आप ये देखते होंगे कि शहद कैसे बहता है। थोड़ा सा शहद ज़मीन पर ही रुक जाएगा, कुछ थोड़ा सा आगे जाएगा, कुछ थोड़ा सा आगे जाके रुक जाएगा, उसके ऊपर का और थोड़ा आगे जाके रुक जाएगा, उसके ऊपर का और थोड़ा जाके फाइनली रुक जाएगा। क्या पानी भी ऐसे ही बहता है? नहीं। पानी को डालोगे ना तो पूरा पानी थोड़ा सा आगे बहेगा, फिर पूरा पानी, मतलब वो पूरा ही आगे जाके रुकेगा। लेकिन शहद कुछ ज़मीन पर ही रुक जाएगा, कुछ थोड़ा सा ऊपर आगे बढ़ेगा, फिर और कुछ थोड़ा सा ऊपर आगे बढ़ेगा, और फिर फाइनली जो बचा कुचा है वो थोड़ा सा आगे बढ़ के रुक जाएगा। दैट्स इट। तो भाई दोस्त, शहद जो है ना वो कैसे बहता है? वो ऐसे करके बहेगा कि यहाँ एक लेयर बनेगी, इस तरह से एक लेयर बन जाएगी शहद की, एक सेकंड रुकना, एक लेयर इस तरह से बन जाएगी, फिर उसके बाद अगली लेयर जो है वो इस तरीके से बन जाएगी, फिर अगली लेयर जो है वो इस तरीके से बन जाएगी, और अंततः ये रुक जाएगा। तो लिक्विड जो है ना लेयर्स में बहता है। कोई भी लिक्विड उठा लो, शहद में हमें वो परतें स्पष्ट नजर आती हैं, पानी में नहीं नजर आती हैं, लेकिन वो बहता लेयर्स में ही है, परतों की फॉर्म में वो बहता है। ठीक है। अब देखो ऐसा किस लिए होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है कि चिपचिपाहट के चलते क्या होता है, अब यूं मानिए कि जैसे सॉलिडों में घर्षण होता है ना, सॉलिड्स में, ठोसों में घर्षण होता है, ऐसे ही यहाँ पर भी एक घर्षण होता है। ये चिपचिपाहट जो है ना उसकी वजह से प्लेट इस वाली लेयर को आगे जाने से रोकती है। तो आगे जाने से रोकने का मतलब मैं ये कह देता हूँ कि वो पीछे की तरफ एक फोर्स लगा रही है। भाई घर्षण क्या है, फ्रिक्शन क्या है? अगर देखा जाए तो किसी खुरदरी सतह पर जब मैं वस्तु को आगे खींचता हूँ तो वो वस्तु आगे जाने में आनाकानी करती है, सरफेस उसको रजिस्ट करता है, विरोध करता है उसका आगे जाने से, और इसी को मैं कह देता हूँ कि पीछे की तरफ कोई खींच रहा है। भाई पीछे की तरफ एक्चुअल में कोई नहीं खींच रहा है भाई, कोई सरफेस थोड़े ना खड़ा होकर पीछे खींच रहा है, बट वो आगे जाने से रोक रहा है। तो मैंने समझाने के लिए कह दिया कि पीछे की तरफ खींच रहा है। तो यहाँ भी मैं ये कहूँगा कि ये प्लेट इस लिक्विड को चिपचिपाहट की वजह से आगे जाने से रोक रही है, तो मैं कह देता हूँ ये इसको पीछे खींच रही है समझाने के लिए। ये असल में पीछे नहीं खींच रही है, ये दोनों लेयर एक दूसरे को पीछे खींच रही हैं, ये दोनों लेयर भी एक दूसरे को पीछे ही खींच रही हैं, ऐसे। तो ये जितना भी फोर्स लग रहा है, एक तरह से आप इसको फ्रिक्शन भी कह सकते हो, एक तरह से आप इसे लिक्विड का घर्षण भी कहते हो। ये किसका घर्षण है? लिक्विड का फ्रिक्शन, यानी कि द्रव का घर्षण जो होता है, लिक्विड का फ्रिक्शन जो होता है, इसे ही हम कहते हैं श्यानता, यानी कि विस्कोसिटी। तो मैं डेफिनेशन लिख सकता हूं कि विस्कोसिटी एक ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स है, एक ऐसा रेजिस्टिव फोर्स है, एक ऐसा विरोधी बल है जो किसी लिक्विड को आगे बढ़ने से रोकता है या उसकी परतों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करता है। ये शुद्ध किताब वाली परिभाषा है कि विस्कोसिटी किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उस वस्तु की दो परतों के बीच में आपेक्षिक गति का विरोध। Viscosity is the property of liquid. हरीश भाई, viscosity is the property of liquid with which the relative motion between two layers is opposed. भैया दो लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन कैसा होगा? अपोज का, उसका विरोध होगा। ठीक है भैया जी। तो ये होती है विस्कोसिटी। अब मैं किसी लिक्विड से क्या उम्मीद करता हूं अगर वो आदर्श है, अगर वो आइडियल है, मतलब सभी लिक्विडों में सबसे अच्छा लिक्विड मैं किसको कहूंगा? मैं उसको कहूंगा
कि भाई क्या मैं घर्षण चाहता हूँ, क्या मैं फ्रिक्शन चाहता हूँ? नहीं यार, मैं तो ये चाहता हूँ यार ये रुकावट हो ही ना। आपको 1000 किलोमीटर दूर पानी भेजना है, या चलो मान लो 1 किलोमीटर दूर पानी भेजना है, या कोई लिक्विड भेजना है। अच्छा, शहद में हमें स्पष्ट नजर आती है ये, लेकिन लगती है बाकी सारी चीजों में भी है, पानी में भी लगती है। ऐसा तो नहीं है कि पानी को डालोगे तो पानी अनंत लंबाई तक आगे बहता चला जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाके वो भी रुकेगा। इतना जरूर है कि वो शहद से थोड़ा सा आगे चला जाएगा, बट कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा। उसकी लेयर्स के बीच में भी ये फोर्स लगता है, ये घर्षण का बल लगता है। और मैं ऐसा तो नहीं चाहूंगा कि यार पानी अगर मैं फ्लो करा रहा हूँ, अगर मैं पानी बहा रहा हूँ तो वहां पर ये बल लगे, मैं तो कभी नहीं चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा कि वो सबसे बेस्ट लिक्विड है, आदर्श लिक्विड वो है जिसमें विस्कोसिटी जीरो हो, यानी कि जिसके अंदर कोई चिपचिपाहट ना हो, और मैं उसको बहाऊं तो वो हमेशा के लिए बहता हुआ चला जाए। हालांकि ऐसा संभव तो नहीं है। तो किसने कहा कि आदर्श चीजें संभव होती हैं, आइडियल चीजें पॉसिबल नहीं होती? ये तो खाली तुलना के लिए मापदंड बनाया जाता है, ये तो खाली कंपैरिजन के लिए एक पैरामीटर बनाया जाता है, आइडियल चीजें होती थोड़ी है। तो भैया जी आप कहोगे आदर्श द्रव की क्या खासियत होती है? तो इसकी खासियत होती है कि शून्य संपीड्यता और शून्य श्यानता। करो एक बार थम्स अप कि मुझे संपीड्यता का मतलब भी समझ में आ गया, मुझे श्यानता का मतलब भी समझ में आ गया। अच्छा भाई, केमिस्ट्री की क्लास जो है देखो, 8 को सैटरडे था, मैम ने क्लास नहीं ली, 9 को संडे था, 10 यानी कि मंडे उनकी क्लास हुई नहीं, और 11 उनकी क्लास आज होगी। बताओ भैया फटाफट से एक बार थम्स अप करिए। ठीक है भैया, हमको समझ में आ गया। जल्दी सभी एक बार थम्स अप करो। ऐसे तो कोई लिक्विड नहीं है जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो। हाँ हिमांशु, कोई नहीं होता भाई। मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना आइडियल चीजें तो बस कंपैरिजन पर्पज के लिए होती है। अब अच्छा चलो देखो, मैंने फिर से चीज लिख दी है, ये रिपीट कर दिया कि आदर्श द्रव कौन होते हैं कि भाई असंपीड्य हो, यानी जीरो संपीड्यता हो, और अश्यान हो, अश्यान का मतलब जीरो श्यानता हो, जिनके अंदर जीरो विस्कोसिटी हो। एक फैक्ट तो ये हो गया है। उसके अलावा दूसरा फैक्ट है कि श्यानता जो है ना, विस्कोसिटी, द्रवों में अधिक होती है और गैसों में कम होती है। बिल्कुल सही बात है यार। आप लिक्विड के बारे में सोचो और गैस के बारे में सोचो, गैस के तो मॉलिक्यूल्स ही बहुत दूर दूर, उनका कांटेक्ट ही बहुत कम है। अच्छा सॉलिड में पूछो तो श्यानता, अगर तुमने मुझसे सॉलिड में श्यानता पूछ ली ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सॉलिड में कैसे शांता हो जाएगी यार? सॉलिड के अंदर चिपचिपाहट होती है, कोई तुमसे ये पूछ रहा है, क्या जवाब दोगे? अरे सॉलिड में फ्रिक्शन होता है वो चीज़, वही चीज़ लिक्विड और गैसेज में शांता होती है। ठीक है, चलो ये बात मुझे समझ आ गई है। अगला मुद्दा है कुछ एनसीईआरटी के फैक्ट देखो, मतलब है तो ये टॉपिक ही, बट एनसीईआरटी से हमने एक्सट्रैक्ट किया है एक एक डेफिनेशन बनाकर। तो यहाँ से सवाल बन सकते हैं कि भाई स्टीडी फ्लो क्या होता है। अब देखो, स्टीडी फ्लो को हम स्थिर प्रवाह ना कहकर आप इसको कहो, मतलब चलो ठीक है, स्थिर तो एक स्टैटिक बात होती है, हालांकि हिंदी में इसके लिए कोई सफिश मतलब उपयुक्त शब्द नहीं है, इंग्लिश में है। इंग्लिश में दो शब्द हैं, स्टडी और स्टैटिक, समझो, स्टडी और स्टैटिक। हिंदी में कई बार हमारे पास शब्दों की कमी पड़ जाती है, अब हिंदी में दोनों को ही मैं स्थिर कह देता हूँ। देखो स्थिर के मायने तो हैं कि भाई रुका हुआ, लेकिन स्टडी के मायने रुका हुआ नहीं होता। स्टडी का मतलब क्या होता है कि जब कोई फ्लो एक कंटिन्यूअस वेलोसिटी से चल रहा हो, जिसका वेग या जिसके कणों के गुण, जिसके पार्टिकल की प्रॉपर्टीज टाइम के साथ में चेंज ना हो, उसको हम कहते हैं स्टीडी फ्लो। स्टीडी के लिए ना वैसे स्थिर शब्द ना यूज करके निरंतर शब्द यूज करो तो ज्यादा सही है, पेपर में भी कई बार इसको निरंतर से ही पूछा गया है। तो हम कहेंगे कि भाई स्टीडी का मतलब है निरंतर। निरंतर का मतलब तो चलो कुछ तो समझ में आ रहा है कि हाँ लगातार है, हालांकि एग्जैक्ट तो ये भी नहीं है। तो स्टीडी का मतलब होता है कि जब किसी बिंदु पर समय के साथ में, ये जरूरी है, स्टीडी में हम किसके साथ देख रहे हैं, समय के साथ में, प्रत्येक तरल कण की गति स्थिर रहती है, यानी कि कण की गति स्थिर होनी चाहिए। अब कण की गति शून्य थोड़े ना होनी चाहिए,
है ना। स्थिर से तो ये मतलब आ रहा है वो रुका हुआ है, लेकिन निरंतर से ये समझ में आ रहा है कि गति होनी चाहिए बट वो एक समान होनी चाहिए। स्थिर गति का मतलब है कि गति बदले ना समय के साथ। कोई फ्लो अगर मान लो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो वो 5 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहे, यानी कि उसकी गति स्थिर है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चलो ये बात मुझे समझ में आ गई। अब देखो, और हम दो तरह के फ्लो और बताते हैं। एक होता है आपका, ये तो चलो हो गया एक अलग बात कि ये स्टीडी फ्लो है। ठीक है, अब एक दो तरह के फ्लो मैं आपको बताऊंगा और उनका इससे क्या रिलेशन है ये भी चीज हम समझेंगे। देखो जैसे डंग 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 डंग, ये लो मैं तुमको दिखाई देता हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप उसको जल्दी पहचान पाओ। सतीश भाई के मैसेज तो नहीं पढ़ लिए तुमने? सतीश भाई तुम्हारा व्हाट्सअप खुल के आ गया था यार। देखो, laminar and turbulent flow, laminar and turbulent flow। देखो भैया क्या होता है लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। और हमको कोई रियल एग्जांपल दिख जाए तो ऐसा मजा आ जाए। रियल रियल लिखना पड़ेगा, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो रियल एग्जांपल, रियल एग्जांपल। चलो देखो, यहाँ देखो, यहाँ आपको बड़ा अच्छा समझ में आ जाए। देखो अगर आप इस फ्लो को देखो, ये पानी निकल रहा है टंकी से, ठीक है, ये इतना दिख रहा होगा आपको। तो आपको हरीश भाई ये कैसा लग रहा है? मैं दो चीजें पूछता हूँ आपसे, क्या ये आपको बहुत स्मूथ लग रहा है या उथला पुथला लग रहा है? ये वाला फ्लो जब यहाँ से गिर रहा है, ये बहुत स्मूथ लग रहा है या उथला पुथला लग रहा है? स्मूथ लग रहा है ना। उथला पुथला देखना है। देखो उथला पुथला फ्लो कैसा होता है, जैसे यही फ्लो नीचे जाके इस फ्लो को क्या कहोगे हरीश बाबू? आप इसको स्मूथ कहोगे या उथला पुथला कहोगे? यहाँ से इसमें जो स्प्रिंकलिंग आ रही है तो ये उथला पुथला फ्लो है। तो जो बहुत स्मूथ फ्लो होता है ना, उसको कहते हैं हम धारा रेखीय प्रवाह, लेमिनार फ्लो। और मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये। और जो बहुत ही उल्टा पुल्टा प्रवाह होता है, ये विक्षुब्ध प्रवाह होता है, ये टर्बुलेंट फ्लो होता है। जो बहुत स्मूथ है उसको बोलते हैं लेमिनार, धारा रेखीय। और जो बहुत उल्टा पुल्टा प्रवाह है उसको बोलते हैं विक्षुब्ध। हिंदी से तो मतलब ही समझ में आ जाता है, हिंदी शब्दों से पूरी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। तो एक लेमिनार फ्लो है, एक टर्बुलेंट फ्लो है। अब स्टीडी फ्लो कौन सा फ्लो है? तो आप कहोगे स्टीडी फ्लो कौन सा फ्लो हो सकता है? स्टीडी फ्लो होगा जिसकी समय के साथ वेलोसिटी सेम रहे। देखो इसकी तो हो ही नहीं सकती, टाइम के साथ में इसकी गति तो सेम नहीं हो सकती है। इसकी हो सकती है, इसकी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। भाई स्मूथ फ्लो का मतलब ये नहीं है कि उसकी गति एक समान हो, बट हो सकती है। तो लेमिनार फ्लो स्टीडी हो सकता है, धारा रेखीय प्रवाह, निरंतर प्रवाह हो सकता है, बट ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप समझ गए कि टर्बुलेंट और लेमिनार फ्लो क्या होते हैं। अब देखो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दी है। अच्छा चलो ये मुद्दा आता है कि यार एक लेमिनार फ्लो लेमिनार ही क्यों होता है? मतलब जैसे यहाँ हम टंकी लगी हुई है, यहाँ से ये पानी निकल रहा है, जैसे मैंने टंकी खोली तो पानी निकलेगा। असल में होता क्या है हरीश बाबू, ऐसा ही होता है ना कि कुछ दूरी तक तो पानी एकदम यूनिफॉर्म निकलता है, लेकिन उसके बाद वो कैसा होना शुरू हो जाता है, बिखरा बिखरा सा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो स्मूथ फ्लो है ये लेमिनार फ्लो, यानी कि धारा रेखीय प्रवाह। ठीक है, और ये वाला जो फ्लो है ये आपका टर्बुलेंट है, यानी कि ये वाला आपका विक्षुब्ध प्रवाह है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, ये बात आती है कि एक फ्लो लेमिनार है तो वो क्यों है, और एक फ्लो टर्बुलेंट है तो वो क्यों है। देखो ऐसा इसलिए होता है कि लेमिनार फ्लो में क्या होगा कि मान लो हम इसके पार्टिकल्स लेते हैं, एक पार्टिकल यहाँ से निकला और ये आगे गया। अब इस पार्टिकल के ना बहुत सारे गुण हैं, इसका अपना एक वेग है, इसका अपना एक चलने का तरीका है, एक दिशा में ये चल रहा है, एक निश्चित वेग से ये चल रहा है। और हो सकता है कि इसका एक प्रेशर हो, इस पर एक दाब लग रहा हो। तो बहुत सारे इसके गुण हैं, इसका एक तापमान है, टेम्परेचर है। अब पीछे से जब एक पार्टिकल यहाँ से गिरेगा ना, अगर वो भी इसी पार्टिकल के सारे गुणों को फॉलो करेगा, यानी कि जो इसकी वेलोसिटी है वही इसकी होनी चाहिए, जो इसका दिशा है, जो इसका रास्ता है वही इसका होना चाहिए,
जब ये सारी चीज़ों को फॉलो करेगा ना अगले गुणों के अगले कणों की, तब ये फ्लो पूरा लेमिनार फ्लो बनेगा, तब ये पूरा धारा रेखीय प्रवाह बनेगा, जब पिछला वाला कण अगले वाले कण के सारे गुणों को फॉलो करेगा। लेकिन अगर पिछला वाला कण इंकार कर दे, वो क्रांति करने पे आ जाए, आंदोलन करने पे आ जाए, नहीं सारे गुणों को फॉलो नहीं करूंगा, तो ये प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह बन जाता है, ये प्रवाह टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है। एक बार थम्स अप करो, ठीक है। मुझे लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो की बड़े अच्छे से डेफिनेशन समझ में आ जाती है। अब देखिए, अगर आप मुझसे पूछो कि चलो भैया गुण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा गुण बताओ कि जो बहुत बड़ा चेंजिंग फैक्टर हो किसी फ्लो के लेमिनार या टर्बुलेंट होने का। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी फ्लो का चेंजिंग फैक्टर जो होता है ना, वो है उसकी वेलोसिटी, उसकी गति। देखो आप समझो, मान के चलो कि एक इतनी पतली गली है और उसमें 6 लाइन लगी हुई हैं और हर एक लाइन में 50-50 लोग हैं। तो मुझे बताना कि उनके लाइन में चलने के चांसेस कब ज़्यादा होंगे, जब वो एक ही लाइन में चलें, या सॉरी जब वो स्लो स्लो चलें, या जब वो ज़्यादा तेज़ी से चलें। अगर वो स्लो स्लो चलेंगे ना, तो वो अपनी स्टेट को मेंटेन कर पाएंगे, हर लाइन का पिछला आदमी अगले वाले आदमी को फॉलो करता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो सब तेज चलने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कोई इसमें मिल जाए, कोई इसमें मिल जाए, कोई अगर गिर गया तो बाकी को फुर्सत ही नहीं है उसे उठाने की, क्योंकि वो तेज चल रहे हैं, उसके ऊपर ही चढ़ते हुए चले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से वेलोसिटी, गति एक मेन पैरामीटर है किसी भी फ्लो को लेमिनार या टर्बुलेंट बनाए रखने के। और एक निश्चित गति, कम गति जो होती है, कम वेलोसिटी जो होती है, उस पर कोई भी फ्लो लेमिनार होता है और ज़्यादा गति पर वो टर्बुलेंट हो जाता है। ये मुझे मोटा मोटी समझ में आता है। भाई अगर अणु धीरे धीरे चल रहे हैं, पार्टिकल स्लो स्लो चल रहे हैं, तो चांसेस हैं कि वो फ्लो लेमिनार रहेगा, धारा रेखीय होगा। अगर ज़्यादा तेज चलेंगे तो वो विक्षुब्ध हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। बट भैया वो कम और ज़्यादा है क्या? कितना कम और कितना ज़्यादा? वेलोसिटी कितनी कम या कितनी ज़्यादा होनी चाहिए? तो इसके लिए हमारे बीच में आए एक साहब जिनका नाम है रेनॉल्ड साहब। अच्छा, ये तो आपको बात समझ में आ गई कि मान लो यहाँ से पानी निकल रहा है ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक ये लेमिनार है, यहाँ कुछ वेलोसिटी थी, फिर वो वेलोसिटी बढ़ गई और ये टर्बुलेंट हो गया, यानी कि ये विक्षुब्ध हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा? यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ी होगी। तो वो वेलोसिटी जिससे ऊपर फ्लो लेमिनार रहेगा, धारा रेखीय, और जिसके नीचे विक्षुब्ध रहेगा, टर्बुलेंट रहेगा, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग। अब ये कितनी होती है इस बात पे भी मैं आऊँगा, बट अभी हमने इसका एक नाम समझ लिया। तो अगर क्वेश्चन आएगा पेपर में कि क्रांतिक वेग क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, ऑप्शन के हिसाब से हम उत्तर करेंगे कि वह गति, वह वेग जिस पर एक धारा रेखीय प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह में बदल जाता है, एट विच अ लेमिनार फ्लो चेंजेस टू टर्बुलेंट फ्लो, दैट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी, दैट इज द क्रांतिक वेग। ठीक है, तो वह अधिकतम वेग होता है जहां तक द्रव का प्रवाह धारा रेखीय रहता है, उसको हम क्रांतिक वेग कहते हैं, और उसके नीचे क्या हो जाएगा? ये विक्षुब्ध हो जाता है, के नीचे ये टर्बुलेंट हो जाती है। एक बार सभी थम्सअप भी करते रहो कि ठीक है, मुझे आपकी बात भैया जी समझ में आ गई है। फटाफट थम्सअप करिए। चलो, ओके, बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अब सुनो, अब बात आती है कि आखिर इस वेग को निकाला कैसे जाए, पाइप में ये कैसे पता लगे कि यार कोई भी फ्लो टर्बुलेंट हो सकता है या लेमिनार हो सकता है। देखो इस चीज़ का एप्लीकेशन कहाँ है? देखो मैं मोस्टली ये चाहूँगा कि फ्लो लेमिनार रहे। लेमिनार रहने से फ़ायदा क्या होगा? लेमिनार होने से फ़ायदा ये होगा, फ्लो स्मूथ होगा, उसमें कोई नुकसान नहीं होंगे, उसमें कोई लॉस नहीं होंगे। अगर फ्लो बहुत ज़्यादा उथला पुथला है, मान के चलिए आपने कभी सुना हो तो हम ईंधन तक को पाइप के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं, कई कई 100 मीटर लंबी लाइन होती है जिनमें हम ईंधन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। पानी तो आपने खूब ट्रांसफ़र होते हुए सुना है। अगर पानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और फ्लो टर्बुलेंट है, तो पानी आपस में अणु उसके लड़ भिड़ के ही मर जाएंगे, वो उतना अच्छे से नहीं जा पाएगा, लॉसेज हो जाएंगे।
वहीं की वहीं रुक जाएगा, और अगर लेमिनार होगा तो अच्छे से जाएगा। तो ये डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी पाइप में या किसी भी जगह पर फ्लो कब लेमिनार रह सकता है और कब टर्बुलेंट, कब धारा रेखीय रह सकता है और कब ये विक्षुब्ध रह सकता है। तो देखिए, उसके लिए आते हैं एक साइंटिस्ट जिनका नाम है रेनॉल्ड, और रेनॉल्ड साहब ने एक बड़ा प्यारा तरीका बताया। रेनॉल्ड साहब ने एक बहुत शानदार सी बात बताई, और उन्होंने ना एक संख्या दी, उन्होंने एक नंबर दिया जिसको बोला गया रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड संख्या। देखिए, रेनॉल्ड संख्या क्या होती है, रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? रेनॉल्ड नंबर एक ऐसा नंबर है जो ये बताता है कि कब आपका फ्लो धारा रेखीय होगा और कब आपका फ्लो विक्षुब्ध होगा, कब ये लेमिनार होगा और कब ये टर्बुलेंट होगा। बड़ी शानदार सी बातें बताता है। कैसे बताएगा, देखो। उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा कि अच्छा, जिसमें फ्लो हो रहा है, जिस पाइप में फ्लो हो रहा है और जो फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी बताओ। तुमने कहा कि भाई इसका जो घनत्व है फ्लूइड का, कुछ भी हो सकता है, रो हो सकता है। अच्छा, उन्होंने कहा इसकी वेलोसिटी बताओ। तुमने कहा इसकी वेलोसिटी v है, इसका वेग क्या है, v। ठीक है, उन्होंने कहा अच्छा, इस पाइप का डायमीटर बताओ। तुमने कहा ये पाइप भैया जी इतनी मोटी है, इसका जो d है वो क्या है, डायामीटर। डायामीटर यानी कि इसका व्यास। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा इस फ्लूइड की शांता कितनी है, विस्कोसिटी कितनी है। तुमने कहा इस फ्लूइड की शांता जो है, विस्कोसिटी जो है देखो, विस्कोसिटी को या तो आप ईटा से दिखा लो, ये सिंबल है ईटा, या ये सिंबल है म्यू। तो इन दोनों में से किसी से भी आप विस्कोसिटी को दिखा सकते हो, शांता को दिखा सकते हो, विस्कोसिटी। चाहे आप ईटा से दिखा लो, चाहे आप म्यू से दिखा लो। जनरली हम म्यू से दिखा लेते हैं। तो उन्होंने इसको ऐसे लिखा और कहा कि देखो भाई, ये एक सूत्र मैं आपको दे रहा हूँ, किसी भी पाइप में पानी बह रहा हो तो इस सूत्र से आपको फ्लो का लेमिनार और टर्बुलेंट होना पता लग जाएगा, फ्लो का विक्षुब्ध और धारा रेखीय होना पता लग जाएगा। अब लोगों ने कहा यार इससे कैसे पता लगेगा भैया? तो रेनॉल्ड साहब ने कहा कि यार देख, जब तू वैल्यू पुट करेगा भाई, तो कोई संख्या आएगी ना, कोई नंबर तो आएगा, उत्तर तो कुछ आएगा। 10,000, 20,000, 5,000, 10, 2, 3, 4, 8, 10, 12, कुछ तो नंबर आएगा। तो उन्होंने कहा कि देख, अगर ये नंबर, यहाँ से आया हुआ नंबर, यहाँ से आया हुआ उत्तर अगर 0 से लेकर 2,000 तक है, तो ऐसे फ्लो को हम लेमिनार फ्लो कहते हैं, यानी कि ऐसे फ्लो को हम धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। और अगर ये नंबर 4,000 से ज़्यादा पहुंचा, 4,000 से ज़्यादा पहुंचा, तो ऐसे फ्लो को हम विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं, यानी कि इस तरह के फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। ठीक है। अब लोगों ने पूछा यार चलो ठीक है, 0 से 2,000 लेमिनार, 4,000 से ऊपर टर्बुलेंट विक्षुब्ध, अब 2,000 से 4,000 के बीच में क्या हो रहा होगा? तो देखिए, 2,000 से और 4,000 के बीच में फ्लो जो है चेंज होता है। ऐसा तो है नहीं कि फ्लो कभी आपने ऐसा देखा हो कि पहले एक समान चल रहा है और एकदम से उथला पुथली हो जाए, नहीं। पहले वो एक समान चलेगा, फिर हल्का हल्का सा एक समान होगा और उथला पुथली होनी शुरू होगी, एक समान पंक्ति उसकी खत्म हो जाएगी और उथला पुथली पूरी हो जाएगी। तो होता यूं है कि पहले ये फ्लो लेमिनार होता है यहाँ तक, फिर हल्का सा लेमिनार, हल्का सा टर्बुलेंट, और फिर पूरा टर्बुलेंट, पूरा विक्षुब्ध। तो इस जोन में फ्लो जब लेमिनार से टर्बुलेंट जा रहा हो, जब धारा रेखीय से विक्षुब्ध जा रहा हो, तो वो नंबर कौन सा होगा? 2,000 से 4,000। तो 2,000 से 4,000 अगर नंबर आ रहा है, तो वो फ्लो ऐसा है कि कुछ कुछ लेमिनार है और कुछ कुछ टर्बुलेंट, यानी कि वो टर्बुलेंट की तरफ बढ़ रहा है। भाई अगर नंबर इधर बढ़ रहा है तो टर्बुलेंट की तरफ बढ़ेगा, विक्षुब्ध की तरफ। इधर जा रहा है तो वो लेमिनार की तरफ जा रहा है, वो धारा रेखीय की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ट्रांजिशन मिलेगा। ट्रांजिशन का मतलब होता है रूपांतरण। ठीक है, रूपांतरण का मतलब क्या है कि फ्लो रूपांतरित हो रहा होगा, फ्लो जो है वो चेंज हो रहा होगा फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट। तो जरा बताइए कि हाँ जी, मुझे क्लियर है। अच्छा, मैंने एक समान पंक्ति बोला, हाँ, जैसे मतलब किसी की हीरो पंक्ति होती है, कुछ भी होती है, तो ऐसे ही किसी फ्लो की एक समान पंक्ति भी हो सकती है। फटाफट से थम्स अप करो। ठीक है, मुझे समझ में आ गया। मैं किसी भी फ्लो का रेनॉल्ड नंबर निकाल लूंगा और उसी से मुझे पता चल जाएगा कि ये फ्लो लेमिनार है या टर्बुलेंट है। ठीक है। अच्छा, अब सुनो आगे, देखो कि दोस्त, आप मुझे एक बात बताओ कि जब तुमने पाइप में लिक्विड को फ्लो करा दिया,
तुम उसको हमेशा लेमिनार रखना चाहोगे। अब लेमिनार रखने के लिए, धारा रेखे रखने के लिए किस चीज़ को तुम कंट्रोल कर सकते हो? क्या तुम लिक्विड की डेंसिटी कंट्रोल कर दोगे? भाई तुम पानी बहा रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। मान लो तुम दिल्ली जल बोर्ड में हो, जैसे मैं हूँ, मेरी जिम्मेदारी है भाई घरों तक पानी पहुँचना चाहिए। तो मैं डेंसिटी कैसे बदल दूंगा? या पानी में नमक डाल दूंगा की डेंसिटी बढ़ाने के लिए, या पानी की जगह तेल बहा दूंगा उसकी डेंसिटी कम करने के चक्कर में। अरे पानी तो पानी ही रहेगा, उसकी डेंसिटी कैसे बदलोगे? नहीं बदल सकते। तो यहाँ मैं फिक्स हो गया, नहीं बदल सकता। डायमीटर पाइप का, देखो एक निश्चित पाइप का डायमीटर मैं सेट करूंगा। अगर मैं बहुत बड़ी पाइप लगाऊंगा मेरे लिए नुकसान है, अगर बहुत छोटी लगाऊंगा तो नुकसान है। तो पाइप का डायमीटर चेंज नहीं होता है। सरकारी खर्चे में जितना, भाई तुम्हें पता है कि मान लो 1 किलोमीटर पाइप के लिए तुम्हें 10,000 रुपये मिले हैं, या सैंक्शन है कि भाई 10,000 रुपये ही लगने चाहिए, तो तुम अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा नहीं लगा सकते। वो फिक्स है कि भाई यही तुम्हें रखना पड़ेगा। अच्छा, ये भी चेंज नहीं कर सकता। विस्कोसिटी, उसका पतलापन भारीपन नहीं चेंज कर सकते हो। भाई उसको गर्म थोड़ी करोगे, गर्म पानी थोड़ा ना भेजना है, या ठंडा पानी थोड़ी भेजना है, नॉर्मल होना चाहिए। तो आपके पास क्या केवल चीज चेंज करने को है? वेलोसिटी, वेग। इसको चेंज जरूर कर सकते हो। अगर तुम इसको बहुत ज्यादा करने की कोशिश करोगे, एक फायदा तो है कि पानी जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन रेनॉल्ड नंबर बहुत बढ़ जाएगा। जल्दी बहाने के चक्कर में वो उथल पुथल हो जाएगा और देर और लग जाएगी। तो हम क्या करते हैं? वेलोसिटी को कम करते हैं। अब वेलोसिटी इतनी भी नहीं कि प्यासा आदमी आज है कल पानी पहुंचे, नहीं। तो एक नॉमिनल वेलोसिटी पर हम फ्लो कराते हैं पानी को, कि वो क्रिटिकल वेलोसिटी से नीचे रहे, है ना, कि वो बस जब विक्षुब्ध में बदलने वाला हो उससे थोड़ा नीचे हम रखते हैं। ये हम डेली करते हैं। इसी तरीके से हमारी कंट्रोलिंग चलती है, और इसीलिए दिल्ली जल बोर्ड को इंजीनियर्स की ज़रूरत है, या किसी भी जल बोर्ड को। यार गांव में तो आपको पता ही है पानी की सप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में, या शहर जो होते हैं वहाँ पर पानी की सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो उन शहरों में हर एक शहर का अपना एक जल का बोर्ड होता है। जैसे उत्तर प्रदेश जल निगम है, वो सिटी के लिए है। गाँव में तो कोई इशू नहीं है, मारा नल का हत्ता, लो निकल ही आया, लेमिनार टर्बुलेंट सब निकल आया। समरसीबल का बटन दबाया, हो गया लेमिनार टर्बुलेंट सब बराबर। लेकिन वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, और बहुत सारी जगह पर इसका हमें यूज़ करना पड़ता है। ज़रा एक बार बताओ कि ठीक है, रेनॉल्ड नंबर तो अच्छे से मेरी भैया जी अच्छे से मुझे याद हो गया। और यहाँ से ना इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो, इसको हटा दो, कि अगर मैं क्रांतिक वेग निकालूं, क्रिटिकल वेलोसिटी निकालूं, तो इस फॉर्मूले को छोड़ो, आप बड़े आराम से ऐसे निकाल लोगे कि यार मैंने पढ़ा है रेनॉल्ड नंबर जो होता है वो होता है, मैं इसको आर ई लिख देता हूँ, रो वी डी बाई म्यू। तो यहाँ से जब तुम वेलोसिटी की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगी रेनॉल्ड नंबर इंटू विस्कोसिटी अपॉन रो इंटू डी। ठीक है, ये वेलोसिटी हो जाएगी, इसी को आप कहोगे क्रांतिक वेग, कि भाई इस वेलोसिटी से आप सब कुछ डिसाइड कर सकते हो। यही वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है? क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, करो एक बार थम्स अप। हाँ जी, क्लियर है जी भैया, हम भी जल बोर्ड में हैं जी। ठीक है भाई, चलो तो ये तमाम चीज़ें मैंने लिख दी हैं, आपको बढ़िया समझ में आ गया, सभी की सहमति है, अच्छा समझ में आया है। 0 से 2000 के बीच में क्या होगा, इसको ना 2000 से 4000 कर लो, कि 2000 से 4000 के बीच में ट्रांजिशन चलेगा, और 4000 से ज़्यादा पर ये क्या हो जाएगा? 4000 से ज़्यादा पर ये हो जाएगा आपका विक्षुब्ध। 4000 कर लो, ठीक है, तो कर लो 4000, 3000 नहीं 4000। ठीक है, चलो। और शांता के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या होती है। अब शांता से जुड़े हुए कुछ एनसीईआरटी के फैक्ट देखो, कि शांता क्या होती है? द्रव में इंटरनल फ्रिक्शन होती है। तो भैया बिल्कुल एज इट इज सवाल आ सकता है कि व्हाट इज द विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होती है? एक इंटरनल फ्रिक्शन होती है, एक आंतरिक घर्षण होती है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके अलावा यदि तेल की जगह शहद रखा जाए तो समान वेग से प्लेट को चलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। सही बात है, वो कह रहा है कि अगर तेल की जगह तुम शहद रख दोगे तो शहद को धक्का देने के लिए आपको ज़्यादा वेलोसिटी की ज़रूरत होगी, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि शहद ज़्यादा चिपचिपा है। शहद को बहने के लिए ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि शहद की जो श्यानता है तेल से अधिक होती है। श्यानता का मतलब चिपचिपाहट है।
किसी भी तेल से शहद हमेशा ज़्यादा चिपचिपा होगा ही होगा। आगे, स्थिर सतह के संपर्क वाली परत का वेग शून्य। इसका मतलब ये कह रहा है कि देखो जैसे ये प्लेट रखी हुई है और इस पर तुमने शहद डाला, तो पहली लेयर जो है, जो फर्स्ट लेयर है ना, पहली लेयर जो है इसकी वेलोसिटी तो जीरो रहेगी, ये तो बिल्कुल इससे चिपक जाएगी, ये तो चल ही नहीं पाएगी। उसके अलावा दूसरी लेयर जो है वो थोड़ी सी चलेगी, उसके अलावा तीसरी लेयर जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा चलेगी। तो बिल्कुल जो प्लेट से, इस चीज़ को वो प्लेट कह रहा है कि जो प्लेट से लेयर चिपकी हुई होती है, परत चिपकी हुई होती है, उसकी वेलोसिटी कैसी होती है, जीरो होती है। ठीक है, ये भी आसान सी बात है। अगला फैक्ट है, पतले द्रव जैसे कि जल अल्कोहल की सांद्रता कम होती है, जबकि शहद, ग्लिसरीन, रक्त आदि की सांद्रता अधिक होती है। ग्लिसरीन कभी आपने देखा हो, वैसे तो दीदी लोगों के इस्तेमाल का ज़्यादा होता है, वो थोड़ा सा कुछ चेहरे वेहरे पे लगाने का काम आता है। उन वो सब चिपचिपे जैसे होते हैं। ब्लड भी आपने देखा हो, तो ब्लड भी उतना पतला नहीं होता है, ब्लड भी थोड़ा सा चिपचिपा ही होता है। तो चिपचिपी सांद्रता ज़्यादा होती है पतले द्रवों की अपेक्षा। अब देखो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से घोट के पी जाओ भाई। ये जो एनसीईआरटी के फैक्ट है ना, डेटा बेस्ड, इनको बड़े अच्छे से समझो। ये कह रहा है कि रक्त की सांद्रता जल से अधिक होती है और इसका सापेक्षिक सांद्रता अनुपात 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच स्थिर रहता है। देखो ये क्या कह रहा है कि अगर तुम ऊपर रखोगे सांद्रता किसकी, रक्त की, ये सांद्रता है ब्लड की, और ये सांद्रता है वाटर की, तो ये हमेशा एक से ज़्यादा रहेगी, बिल्कुल रहेगी। ब्लड ज़्यादा चिपचिपा है पानी से। और ये कह रहा है कि मान लो ये रेशियो आया एक, सॉरी मान लो ये रेशियो आया 1.2। अब देखो टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी जो है वो घटती है, ये अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, कॉमन सेंस की बात है। तुम शहद को गर्म कर दो, वो ज़्यादा चिपचिपा होगा या कम चिपचिपा, तो उसकी चिपचिपाहट घटनी शुरू हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि अगर आप टेम्परेचर मान लो बढ़ाओगे, मान लो ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो ये कह रहा है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जितनी इसकी सांद्रता बढ़ेगी उतनी ही इसकी सांद्रता बढ़ेगी, सॉरी घटेगी, गर्म करने पर विस्कोसिटी घटेगी, और जितनी इसकी घटेगी उतनी ही इसकी, और ये रेशियो तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जितना चेंज यहाँ हुआ उतना ही अगर यहाँ हो तो चेंज होगा ही नहीं, मतलब ये रेशियो कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर तुमने 37 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे गर्म किया, तो हो सकता है इसकी सांद्रता कम हो जाए और इसकी सांद्रता ज़्यादा हो जाए, इसकी विस्कोसिटी कम घटे, इसकी कम बढ़े, कुछ भी हो सकता है। बट 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो चेंज इसमें होता है वही चेंज इसमें भी होता है। तो भैया ये फैक्ट तो आप बिल्कुल घोट के पी जाना। वो सवाल पूछेगा कि बताइए ब्लड की और पानी की सांद्रता का रेशियो कितना होगा, विस्कोसिटी का रेशियो कितना होगा, आप कहोगे एक से ज़्यादा होगा। दूसरी चीज, ये रेशियो कितने टेम्परेचर तक कांस्टेंट रहता है, तो एज इट इज छाप लो दिमाग में, 0 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये रेशियो कंस्टेंट रहता जी। एकदम अच्छे से छाप लो ये चीज, ठीक है। अच्छा चलो, तो यहाँ तक के फैक्ट आज हमें रखने हैं विस्कोसिटी वगैरह से रिलेटेड। आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, क्योंकि अब एक नया टॉपिक मुझे शुरू करना है और उसकी शुरुआत हम करेंगे कल। तो मित्र, सखा, साथी, बंधु, हमने आज जो सीखा वो फ्लो करा के देखा लिक्विड को, और फ्लो कराते ही पहले हमारा सामना हुआ आदर्श द्रव से, आइडियल लिक्विड से, जिसने कहा कि मेरी संपीड्यता और शांता दोनों ही ज़ीरो, यानी ना कोई फ्रिक्शन है ना कोई दबाव है मेरे ऊपर। उसके अलावा हमने देखा लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो, और उसका रिलेशन हमने देखा रेनॉल्ड नंबर के साथ, और शांता यानी विस्कोसिटी से बनने वाले कुछ बड़े बड़े शानदार शानदार से फैक्ट। चलिए अब बताओ क्या समस्या है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी हमारे यहाँ एक सिस्टम चला हुआ है, जो भी साथी, जैसे कुछ साथी कई बार क्या करते हैं ना, उल्टे पुल्टे कमेंट करते हैं, टीचर जो है उनको ब्लॉक का ही करवा देते हैं, फिर वो इधर उधर कहते हैं कि हमें ब्लॉक करा दिया, हमारी कोई गलती नहीं। तो अब उल्टे पुल्टे कमेंटों के लिए हमारी टीम एक स्क्रीनशॉट लेके भेज देती है और उन बच्चों को ना कॉल करती है टीचर्स के कहने पे, और उनको कॉल जाने के बाद में फिर उनसे पूछा जाता है उनका कमेंट दिखा के कि बता भाई ये कमेंट तुम उल्टा पुल्टा किया है, इसका मतलब क्या है। चंदू भाई कह रहे हैं कि जी मैं इस टाइम आपकी क्लास लाइव नहीं ले पाता, और एक लड़की का नाम लिखा है, क्योंकि इस टाइम ना मैं उससे बात करता हूँ वो मानती नहीं। चंदू भाई
आपके पास हमारी टीम की कॉल जाएगी कि मेरे हिसाब से आप ब्लॉक करने योग्य हैं, लेकिन मैं ब्लॉक नहीं करवाता हूँ किसी को, कोई बात नहीं, बट कॉल तो जाएगी। हरीश बाबू भैया का स्क्रीनशॉट लेके भेजो और एक बार टीम को आप जवाब देना, वो चीज़ें रिकॉर्ड होंगी ताकि इन फ्यूचर आप कोई कंप्लेंट करो कि क्लास में मुझे ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया, तो वो एक प्रूफ के तौर पर यूज़ कर ली जाएंगी। तो एक बार आप उनसे बात कर लेना, टीम को बताना कि आपको जो है कैसे क्या किससे बात करनी होती है और कितनी ये ज़रूरी बात क्लास में बतानी है, क्या वाकई में क्लास को बताने का कोई उद्देश्य है। फिर कोशिश करेंगे आपके घर परिवार में किसी का नंबर लेकर और मदर फादर से बात करी जाए, पूछा जाए क्या वाकई में ये बात बच्चे ने आपको बता रखी है। भाई तुम बड़े कमाल हो यार। चलो कल मिलेंगे, है ना। एक बार अच्छे से सभी लोग पढ़ के आइएगा। सर बर्नौली पर में नहीं हुआ तो सुएज खान, मैंने कब कह दिया कि पूरा सिलेबस जो है ख़त्म हो गया? क्यों भाई सुएज बाबू, मैंने कब कहा कि पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया है? जब पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाए एटलीस्ट तब कहना बर्नौली पर में नहीं हुआ। पूरा चैप्टर ही बचा हुआ है, 2 ही क्लास तो लगी है इसमें। चलो कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।